डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारे पास में एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A sphere of mass m is moving with velocity 4 I cap minus j cap when it hits a smooth wall and rebounds with a velocity of I cap plus 3 j cap. Find the impulse it receives. Find also the coefficient of restitution between the sphere and the wall. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर वॉल का ओरिएंटेशन क्या है ये हमको गिवन नहीं है। वॉल किसी भी एंगल पे हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को जो है वॉल को हॉरिजॉन्टल मान के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी अजम्पशन नहीं लेना है, वॉल कैसी भी हो सकती है। और फिर ये क्वेश्चन बनाया गया है, तब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इम्पल्स निकालना है। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। वॉल मैंने ऐसी ले ली कोई भी रैंडम ओरिएंटेशन में। यह है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल जो है वॉल से आके टकराया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट से आई, और फिर वो एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर पर रिफ्लेक्ट हो गया, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी। ठीक है ना, ये वॉल है। तो हमने एक जनरल केस लिया है, हमने कोई अजम्पशंस नहीं लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी कितना इंपल्स रिसीव करेगी, ये बता दीजिए। तो यहाँ पे हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। हमें पता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास में इम्पल्स आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो दी हुई है हमको पार्टिकल की। तो हम बोल सकते हैं इम्पल्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये आंसर आ जाता है। सॉल्व हो गया सिंपली। प्लस हमको पता है कि इस तरह के केस में इम्पल्स जो आएगा पार्टिकल के ऊपर, वो हमेशा वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। वॉल का कैसा भी ओरिएंटेशन हो, जो इम्पल्स आएगा वो वॉल के परपेंडिकुलर आएगा। है ना। ये बात हमको कैसे पता है कि वॉल के परपेंडिकुलर आएगा इम्पल्स? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं पार्टिकल के ऊपर। जो भी फोर्स आएगा पार्टिकल के ऊपर कोलिजन के दौरान, वो केवल नॉर्मल के अलोंग ही आएगा। और नॉर्मल के अलोंग जो फोर्स आएगा, तो उस नॉर्मल के कारण ही इम्पल्स आएगा। तो जो इम्पल्स होगा वो वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इसका जो पार्ट बी है वो है बहुत इंटरेस्टिंग। पार्ट बी में हमको ये पता लगाना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द स्फीयर एंड द बॉल कितना होगा। बहुत ही मजेदार है ये पार्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और अगर आप इसका पार्ट बी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा और ट्राई कर लीजिए। हो सकता है अब आपसे बन जाए। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने और ट्राई कर लिया होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। हमको पता है कि इस तरह के ओब्लिक कोलिजन के केस में, ये ओब्लिक कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर द कोलिजन, ये होती है। तो आफ्टर द कोलिजन, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इम्पल्स के अलोंग ही होगा। तो वो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी वी कॉस आर। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो होगी यू कॉस आई। है कि नहीं? ये बात मैं होप कर रहा हूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से पता होगी। तो ये ई की डेफिनेशन को हम आई और आर की टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आई और आर तो हमको पता ही नहीं है, तो इस फॉर्म में तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमको ये आई की वैल्यू जो हमने पिछले पार्ट में सॉल्व की करके निकाली है, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में अवेलेबल है, ये वाला, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वी डॉट आई वेक्टर डिवाइडेड बाई यू डॉट आई वेक्टर, और इसके ऊपर हमने मॉडुलस भी लगा दिया, क्योंकि ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कैसे आया। तो देखो, इसको अपन एक्सपैंड करते हैं। अगर अपन वी डॉट आई को एक्सपैंड करेंगे तो वो क्या बनेगा? वी इंटू आई इंटू कॉस आर। और अगर अपन यू डॉट आई को एक्सपैंड करेंगे तो वो बनेगा यू इंटू आई इंटू कॉस 180 माइनस आई। ये 180 माइनस आई क्यों बना है? क्योंकि यू वेक्टर जो है वो इधर की तरफ जाता हुआ वेक्टर है, ये है यू वेक्टर, आई वेक्टर इधर की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस आई हो जाएगा। है ना, ये वाला जो पूरा एंगल है 180 माइनस आई हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 180 माइनस आई लिखा है। और कॉस 180 माइनस आई जो होगा वो माइनस ऑफ कॉस आई के बराबर होता है। तो हमने बाहर एक मॉडुलस लगा रखा है, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ताकि ई की वैल्यू नेगेटिव न आने पाएगी। ठीक है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में ये इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि ये जो इक्वेशन थी, इसको हमने कन्वर्ट करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया वेक्टर फॉर्म में। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में सारा डेटा वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम आई और आर को कैसे निकालें, तो उसकी जगह पे हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और जैसे आप इसको कन्वर्ट करते हो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाता है। देखो,
अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई की वैल्यू को तो फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी डॉट आई डिवाइडेड बाई यू डॉट आई, और पूरी चीज का मॉडुलस। अब इसके अंदर यू वेक्टर हमको पता ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। वी वेक्टर भी हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई वेक्टर हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, और मैं होप कर रहा हूँ आप लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता हो है ये जानते होंगे, ठीक है ना। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, इनको डिवाइड करते हैं, तो आपके पास में ई की वैल्यू आ जाती है 9/16, ठीक है ना। तो आप इस कैलकुलेशन को एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली इसका पार्ट बी। इसके अंदर ये जो स्टेप था, ये हमने वेक्टर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है इस पार्ट को यहाँ पर, ये इसका मेन स्टेप है। आपने अगर ये वाली चीज सोच ली तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलेंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।